नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात पे आज आपकी मुलाकात कराएंगे सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ। धर्मपाल सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात में। अभिषेक जी, आपको बधाई क्योंकि आपने इसके लिए चुना। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल आपसे जो जी। पूछूंगा, बीजेपी की जब सरकार हुआ करती थी, जब राजनाथ सिंह हुआ करते थे, कल्याण सिंह, ओम प्रकाश सिंह जी सिंचाई मंत्री थे। ओम प्रकाश सिंह का जो पद होता था या कद कहिए, वो कैबिनेट में दूसरे स्थान पर माना जाता था। आप सिंचाई विभाग आपको मिला है, किस तरह आप सिंचाई विभाग को देखते हैं? योगी सरकार में 9 महीने के कार्यकाल में जो निर्णय लिए गए हैं, कृषि को प्राथमिकता देना, सिंचाई विभाग को सुदृढ़ करना। सिंचाई विभाग इन 9 महीने में अभूतपूर्व काम किए और योगी सरकार ने किसानों से शुरू किया है सरकार का काम। किसानों के पहली ही कैबिनेट मीटिंग में अभिषेक जी 1 लाख के कर्जे माफ़ करना। मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। कुर्सी पर, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठते ही किसानों का कर्जा माफ़ किया और इसी से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश मोदी जी के अनुसार उत्तम प्रदेश बने, इसके लिए किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया। 1 लाख रुपए से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीमांत और लघु सीमांत किसान जो खेती करता है उसको 90% का अनुदान, ड्रिप स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। उत्तर प्रदेश में सिंचाई में नदियों का अभाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में पानी का अभाव नहीं है, फिर भी पानी खेतों तक किसानों को नहीं मिलता। आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एक निर्णय मैं आपको बता दूं, ये कैबिनेट का निर्णय हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को, चाहे उन पर कितनी ही जमीन है, 80% का अनुदान जो ड्रिप इरिगेशन करेंगे, ड्रिप स्प्रिंकलर लगाएंगे, उनको चाहे कितनी जमीन वाले किसान हैं 80% का अनुदान देंगे। इससे क्या लाभ होगा? अब उत्तर प्रदेश का किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। सर, आपने बताया ये योजनाएं चल रही 9 महीने में, सरकार ने किसानों के हित में बहुत काम किए, लेकिन एक सवाल इस बात का जरूर बनता है, क्योंकि आपसे पहले जो मंत्री हुआ करते थे शिवपाल यादव जी, वो विभाग आपको विरासत में उनसे मिला है। क्या क्या विरासत में उन्होंने दिया है सिंचाई विभाग? सच में मैंने अभी भी कहा था, वर्ष 2018 में, ये 2017 में मुझे मिला उनसे, समाजवादी पार्टी सरकार से। 2018 में सिंचाई में अब सच्चाई दिखाई देगी, सिंचाई में अब सच्चाई दिखाई देगी। अभी आज अखबार में छपा है, 30 साल बाद एक नहर में पानी पहुंचा है। वहाँ किसानों ने मिठाइयाँ बांटी कि भाई नाबार्ड योजना, अपनी जो एक स्थान है वहाँ रायबरेली की तरफ पानी पहुँच गया, अभी यहाँ लखनऊ में पानी पहुँच रहा है। तो इस तरीके से नहरों में पानी पहुँचना प्रारंभ कर दिया है, जो अधूरे काम पड़े थे सच में। अब मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं अपने बारे में। नहीं, विरासत के बारे में पूछ रहे भाई, विरासत में कुछ अच्छा मिला? नहीं, कोई अच्छा नहीं मिला। सारा चरमरा के हुई स्थिति मिली है। जो 4 परियोजना के बारे में बात कर रहा था, मध्य नहर परियोजना, ये तो मध्य गंगा नहर परियोजना, ये तो बंद कर दी थी समाजवादी पार्टी सरकार ने। इस पर धन ही नहीं दिया था कुछ भी, केंद्रांश मिल गया, उस पर ही काम हो गया था। योगी सरकार ने आज धन आवंटित कर दिया है, एमओ हो जाएगा और ये मध्य गंगा नहर परियोजना ये भी चालू हो जाएगी। अब अधूरी परियोजनाओं को हम पूरा करेंगे और अपूर्ण जो काम है उसको भी पूरा करके सिंचाई को सच्चाई में लाकर खेतों तक किसानों को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। ये व्यवस्था योगी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। सर, सिंचाई मंत्रालय जब आपने संभाला तो एक आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वो थी गोमती रिवर फ्रंट। क्योंकि गोमती रिवर फ्रंट का अगर नाम कहें, फेम वो देश से बाहर तक जा चुकी थी कि थेम्स की नदी के तर्ज पर बनाया जा रहा था, साबरमती से बेहतर बनाया जा रहा था, तमाम चीज़ें उसके बारे में बोली गई, लेकिन 1500 करोड़ लगने के बावजूद भी उसका काम पूरा नहीं हुआ।
किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपको विरासत में वो भी मिला और आपको वो काम पूरा कराना है, ये चुनौती, क्योंकि जनता चाहती है कि साबरमती जैसे जो योजना है जहां पर सीप्लेन उतार देते हैं, प्रधानमंत्री खुद उससे आते हैं, चाहे शिंजो आबे हो, तमाम राष्ट्रपति चाइना के हों, वो वहां पर जाते हैं, लेकिन गोमती रिवर फ्रंट का काम अभी 1/4 भी पूरा नहीं हुआ। किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, बात बिल्कुल सही है। 1500 करोड़ रुपया लगने के बाद भी ये पैसा इसमें खाया गया। विभाग मिला, सूचना मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जांच की, इसकी सीबीआई जांच को कह दिया। हमने 9 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी, थाने में जांच हो रही है। लेकिन जांच तो हम करा ही रहे हैं, जांच में कोई ढिलाई नहीं होगी। जांच जिनने दोषी हैं उनको दंडित भी करने का काम करेंगे, लेकिन जो अधूरी परियोजना है इसको हम पूरा करेंगे। आज ही बैठकर मैंने अधिकारियों से कहा है कि गोमती में शारदा नहर से पानी छोड़ेंगे अभी हम, और उसमें जो शैवाल इत्यादि हैं इनको हम निकालने का काम करेंगे, और इसमें जो बसें उसें आ गई हैं उनको चलवाएंगे, आपको भी उसमें बैठा के दिखाएंगे। अब गोमती रिवर का पानी भी साफ होता रहा है, और गोमती रिवर में जो पैसा लग चुका है उसकी जांच हो रही है, जो काम अधूरा पड़ा है उसको पूरा कराएंगे। हमारी मंशा है, हमने अभी कहा है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में जो नदियां मर गई हैं उनको हम जीवित करने का काम करेंगे। उसमें हमने गोमती नदी को भी चिन्हित किया है, पीलीभीत से इसको चिन्हित करके ला रहे हैं, और इसमें हम चाहते हैं लखनऊ वासियों को ऐसा पानी दें, हथेली पर रखकर लखनऊ के लोग उसको आचमन कर लें, ऐसे गोमती जल देना इसमें हम चाहते हैं, और इसको व्यवस्थित और सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ है धर्मपाल सिंह जी, इनके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इनसे सिंचाई विभाग की तकनीकियों के बारे में जानेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ हैं सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह जी। धर्मपाल सिंह जी, आपसे एक सवाल है। जी अभिषेक जी। सर, नहरों और नदी की बात अगर करें तो रोजमर्रा की जिंदगी में पीने का पानी और शहरी जो जरूरतें हैं उसमें पानी खर्च हो जाता है, तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इस समस्या के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं दिख रही कि छोटे छोटे चेक डैम या वियर जो लगाए जाते हैं वो लगा दिए जाएं, ताकि इन चीज़ों का संरक्षण हो सके और उन चीज़ों को टेल तक पानी भी पहुंचाया जा सके ट्यूबवेल के माध्यम से। इसके ऊपर सरकार की क्या कार्य योजना? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा प्रश्न है। केन बेतवा जल बंटवारा एक समझौता था, नारायण दत्त मुख्यमंत्री थे तब से ये अधर में लटका हुआ था। केन नदी मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। ये समझौता हो नहीं पाया। अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नितिन गडकरी भारत सरकार के मंत्री, उनके साथ बैठकर समझौता हुआ। जो जल बंटवारे का जो पहले का चल रहा था उसी पर लागू हो गया। 75% जल पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा, 25% हमको उत्तर प्रदेश को मिलेगा। इससे बुंदेलखंड को लाभ होगा। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया था इसी में और मैं बताना चाहता हूँ, इसी तरीके से जो पानी का जहाँ आपने कहा है, वास्तव में आगे आने वाला समय बहुत संकटपूर्ण होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि जून से दिसंबर तक बारिश होती है अपने उत्तर प्रदेश में। अगर बात की तो अमूमन जून से दिसंबर तक का अच्छी खासी बारिश होती है, तो इनको क्यों नहीं छोटे छोटे वियर चेक डैम बनाकर या छोटे बैराज बनाकर बेहतर उपयोग किया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर सरकार को कुछ काम करना चाहिए? हाँ, सरकार भी काम करेगी, क्योंकि मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहता हूँ। जमीन से हमें बहुत पानी निकालने का हक नहीं है। जमीन से हम बहुत पानी निकाल चुके हैं, सरफेस वाटर हमारे पास है नहीं। जो आपने बियर और चेक डैम इनकी बात की है, वास्तव में बरसात का पानी सब अरब खाड़ी में बैठ कर पहुँच जाता है। इसीलिए हमने हर ज़िले में नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं, शुरुआत करेंगे। जल स्रोतों को बढ़ावा देने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ आवश्यक होगा वहाँ ऐसी स्थिति लाएंगे, और पानी का ना तो हम पीने का अभाव होने देंगे और न सिंचाई की समस्या आने देंगे, क्योंकि कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है।
कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार खेती को प्रभावित नहीं होने देगी, किसान को आत्महत्या नहीं करने देगी। हमारा सीधा मानना है, किसान हंसता है तो पूरा प्रदेश हंसता है, किसान रोता है तो पूरा प्रदेश रोता है। अब किसान रोएगा नहीं, किसान हंसेगा, क्योंकि किसान की फसल बीमा लागू कर दिया। किसान को वन ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक बूंद से अधिक फसल का उत्पादन, ये व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लागू की, हम उसको लागू करने जा रहे हैं, ताकि सिंचाई कम पानी में ठीक सिंचाई हो। ये व्यवस्था हम लागू कर रहे हैं। सर, अगर आपका एक बड़ी योजना की तरफ ध्यान ले जाना चाहेंगे। लंबे समय से एक योजना चल रही थी और एक कॉन्सेप्ट था, घाघरा बाएं कॉन्सेप्ट जो था वो फेल होता दिख रहा है। हजारों करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं और नेपाल बांध नहीं बनाने दे रहा। तो आपको नहीं लग रहा कि सर इस तो तरफ कुछ सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए? हाँ, सरकार इसमें कदम उठाएगी। नेपाल से भी बातचीत माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रही है, योगी जी इस पर लगे हैं, और नेपाल इसमें कोई ज़्यादा बाधा नहीं खड़ी करेगा, क्योंकि नेपाल से जो नारायणी नदी आती है, जो हमारे यहाँ गंडक का रूप ले लेती है, ये बड़ी खतरनाक नदी है। इसको भी हम कर रहे हैं। और अभी हमने जो बाढ़ के संबंधित जो काम, बाढ़ सुरक्षा के काम हैं, ये भी हमने शुरू कर दिया है। घाटों के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। और अभी जो चेक डैम बनने हैं, उन पर भी, जो अधूरी परियोजनाएं, उन पर भी धन देने का काम कर दिया है। तो ये सारा काम हम चाक चौबंद करेंगे, और किसान को ना तो सिंचाई के लिए पानी का अभाव होने देंगे, और न पानी पीने का अभाव आएगा। पानी का बड़ा महत्व है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसलिए पानी जीवन में भी जरूरी है, और पानी किसान को भी जरूरी है। देखिए, एक तो आपको बताया घाघरा बाएं कॉन्सेप्ट जो फेल होता दिख रहा है। देखिए, उसमें नहरें बन गई हैं, सरकार नहरें बना रही है, नेपाल पानी छोड़ने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ राप्ती बाएं कैनाल की अगर बात करें, वहां से पानी छोड़ा ही नहीं जा रहा। तो तमाम समस्या है। आपको नहीं लगता अभी नेपाल के साथ आप लोगों को बैठ के तमाम चीजें करनी चाहिए, जहां आपके अलग अलग विभाग अलग अलग एमओयू, अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी एमओयू साइन कर रहे हैं? सिंचाई विभाग को भी क्या ये कदम नहीं उठाना चाहिए? सिंचाई विभाग ये काम कर रहा है, क्योंकि जो आपने अच्छा प्रश्न किया, सिंचाई विभाग अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। अंतर्राज्यीय हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, बिहार, ये सारा सब ये अंतर्राज्यीय काम। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल का जो आपने संदर्भ लिया, तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं और अंतर्राज्यीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं। जैसे हरियाणा से यमुना में पानी आता है, वहाँ भी थोड़ी कठिनाई पैदा हो रही है, तो इसको पूरा करने का काम करेंगे। और कहीं भी पानी जो अंतर्राज्यीय स्तर पर है, नेपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के माध्यम से सॉर्ट आउट करने का काम में लगे। और अंतर्राज्यीय स्तर पर मैं स्वयं ही बात कर रहा हूँ। आज भी जल बंटवारे पर भारत सरकार में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें हमने प्रमुख सचिव को भेजा है, वो भी रास्ता निकल कर आ जाएगा। को प्रमुख सचिव साहब गए हैं। अभी हाल ही में सतपाल महाराज भी आए थे, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। सर, अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, आपकी सरकार उत्तराखंड में भी है और केंद्र में भी सरकार है, मजबूत सरकारें हैं आपकी, और आप लोग कार्य करने की बात करके परिवर्तन के साथ सत्ता में आए थे। पंचेश्वर बांध की बात अगर करें, पंचेश्वर बांध का काम अटका पड़ा है। अब आप तीनों अगर जोर लगाएं, दोनों अगर उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड जोर लगाएं, तो जरूर केंद्र सरकार नेपाल से इस बीच में कुछ बात करे और पंचेश्वर बांध का काम पूरा हो जाए, क्योंकि 10,000 मेगावाट बिजली उस पंचेश्वर बांध से आ सकती है और देश का भला हो सकता है। सर, पंचेश्वर बांध के संबंध में सतपाल महाराज जी से मेरी बात हुई है। पंचेश्वर बांध में हमने उत्तर प्रदेश में कुछ समस्या थी, उसको देने की हमने उन्हें ओके कर दिया है। और जल बंटवारे में भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो परिसंपत्तियों का बंटवारा था, वो भी लगभग पूरा हो गया। 75% परिसंपत्तियाँ उत्तर प्रदेश के हक में, 25% परिसंपत्तियाँ उत्तराखंड के हक में। 42 नहरों पर विवाद था। 42 नहरें में 12 नहरें उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के नाम थीं। उत्तर प्रदेश की सिंचाई करती थीं, वो उत्तर प्रदेश के नाम हो गई। 30 नहरें उत्तर प्रदेश के नाम थीं, जो उत्तराखंड की सिंचाई करती थीं, वो उत्तराखंड के नाम दे दी गई। हरिद्वार में जो कुंभ का मेला लगता है, वो उत्तर प्रदेश के नाम है। डामकोठी
हरिद्वार के उत्तराखंड के नाम चली गई है, तो लगभग परिसंपत्तियों, अलकनंदा होटल भी अब उत्तराखंड को दे लेकिन दिया गया। पंचेश्वर बांध के बारे में बताएं, कब पंचेश्वर तक बांध, काम? हाँ, पंचेश्वर बांध को पूरा करेंगे। पंचेश्वर बांध में कोई कठिनाई नहीं है। जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पंचेश्वर बांध से जो वो चाह रहे हैं उत्तराखंड में, हम उसको पूरा कर देंगे। सर देखिए, बात यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि देखिए आपकी सरकार केंद्र की भी निवेश चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है अगर बात की जाए कंज्यूमर के लिहाज से। इन्वेस्ट समिट आप लोग कराने जा रहे हैं, बड़ी इन्वेस्ट समिट करा रहे हैं जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर पहले की सरकारों में ये आरोप जरूर लगाए जा सकते थे कि निवेश इसलिए नहीं होता क्योंकि अपराध है, तमाम चीजें, माहौल नहीं है। सर बिजली की समस्या अभी भी बनी हुई उत्तर प्रदेश में, और पंचेश्वर बांध एक बड़ा प्रोजेक्ट बिजली के लिहाज से हो सकता है, इसलिए हम जरूर चाहेंगे कि आप इस पर कुछ प्रॉमिस जरूर करें। अभिषेक जी, हम आपसे इसलिए सहमत नहीं, बिजली की समस्या अब नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, इस बात पर है कि बिजली 24 घंटे मिले, इसको हमें प्रयास करना है। किसान फीडर अलग से बने, इसको हमें प्रयास करना है। व्यापारियों, उद्यमियों के लिए बिजली भरपूर मिले, इसके लिए भी योगी सरकार प्रयास कर रही है। पंचेश्वर जो बांध की बात आप कर रहे हो, ये उत्तराखंड में अभी हम जाएंगे, और देहरादून में बैठकर अभी चुनाव आ गया, सूचना जारी हो गई। हम लोगों का एक बैठक तय हो गई थी देहरादून में, सतपाल महाराज जी बैठते, हम बैठते, और प्रमुख सचिव बांके, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए बिजली हम सिंचाई विभाग बिजली बनाने के लिए अभी प्रस्ताव लाया है। हम बिजली बनाएंगे भी, और बिजली हम सौर ऊर्जा से भी बनाएंगे, और बिजली हमारी कुछ बनवा भी रहे हैं, जहाँ बिजली बनाने का हमारे दामों पर काम हो रहा है, उसको भी हम कर रहे हैं। तो बिजली बनाने का भी काम, सिंचाई का भी काम, पानी पीने का भी काम। तो सिंचाई विभाग सच में, अब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम, और मेरा अभिषेक जी बहुत गंभीरता से मानना है, देश की संपदा सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत नहीं है। देश की संपदा धरती है, और धरती पर बहने वाली नदियां हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं। योगी सरकार विलुप्त हुई नदियों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहा है, जिससे भूगर्भ जल ऊपर आएगा, पानी के पीने का संकट दूर होगा, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। तो हम रचनात्मक काम कर रहे हैं, इसमें हम जनता का भी सहयोग लेंगे, इसको गैर सरकारी कार्यक्रम बनाएंगे, और मनरेगा से भी इससे काम कराएंगे। तो हमने कहा ना, सिंचाई में अब सच्चाई होगी, बाकी चीज़ें खत्म होना चाहिए। अब तो मेरा सीधा सीधा कहना है, शराब की दुकान पर दूध बिकने लगा है, खरीदने आओगे तब पता लगेगा कि दूध बिक रहा है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ हैं धर्मपाल सिंह जी, इनके साथ बातों का सिलसिला जारी रहेगा, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिर विभाग में तमाम जो पेच फंसे हुए हैं, तमाम कमियां हैं, उनके बारे में मंत्री जी क्या कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर आपका। हमारे साथ है धर्मपाल सिंह जी। सर आपसे एक सवाल, आपने किसानों के बारे में तमाम चीजें कही, सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए क्या काम कर रही है, और क्या पानी के लिए कुछ चार्ज भी लगाया है? सिंचाई विभाग की प्राथमिकता किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना। अभी तक टेल तक पानी पहुंचाने की बात हम करते थे, हम टेल तक नहीं, अब किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। इसके लिए हमने कोई चार्ज नहीं लगाया है, किसान को सिंचाई की व्यवस्था फ्री है, लेकिन सिस्टम डेवलप करने के लिए हमने काम किया है। इस बार पानी की सरकार जल प्रबंधन, पानी का उपभोक्ता समितियां बनाने का काम किया है, ताकि इसको हम अधिकार भी देंगे, हमारे सिंचाई विभाग देखेंगे, ये लोग कहेंगे वैसे सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उस अनुसार काम करना पड़ेगा। हम 3 समितियों का चुनाव करा रहे हैं, नंबर 1 रजवा समिति, नंबर 2 अल्पिका समिति, और नंबर 3 कुलाबा समिति। ये तीनों समितियों का जब चुनाव हो जाएंगे, 28 फरवरी तक मतदाता सूची बन रही, और जून तक इन तीनों समितियों को चुनाव करा देंगे, और बारबंदी तय करेंगे, यानी तिथियां के साथ साथ दिन, सोमवार को रामलाल का पानी, मंगलवार को श्यामलाल का पानी। तो रामलाल का खेत में पानी चल रहा है, तो श्यामलाल ये चिंता करेंगे कि रामलाल ज़्यादा पानी खराब ना करें, ताकि खेत जल्दी भर के अपना पूरा कर दें, मेरे खेत तक पानी आ जाए। सर आप अधिकारियों पर की बात कर रहे हैं, पहले जो समय था, जो पढ़ा गया, देखा गया, सिंचाई विभाग का इतिहास अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स जो है वो रुड़की से आते थे,
इंजीनियरिंग पढ़ के आते थे, तमाम आईआईटी के इंजीनियर्स आते थे, लेकिन अब उनका अभाव कम हो रहा है। उनका आकर्षण सिंचाई विभाग जो पहले हुआ करता था अब नहीं है, कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ है। इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, अच्छा है, 3 क्रेट हैं। नंबर 1 एरिस्टोक्रेट, नंबर 2 ब्यूरोक्रेट और नंबर 3 टेक्नोक्रेट। ये टेक्नोक्रेट है। सिंचाई विभाग में इंजीनियर बहुत योग्य हैं। अब जैसी सरकार होती है वैसे ही काम करते हैं। अब सारे अधिकारियों ने सरकार की मंशा समझ ली है। वो अब काम, क्योंकि मैंने 1100 करोड़ भुगतान पर केंद्र जो टेलसक सफाई की बात जो कह रहे थे, सिल्ट सफाई का 1100 करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगा दी। ड्रोन कैमरे से चेक होगा सिंचाई का काम, जिला अधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे, सांसद और विधायक को बताना होगा। अब अधिकारियों के मन में आ गया कि अब काम करना पड़ेगा, तो अधिकारियों ने सरकार के मन के मुताबिक काम करना प्रारंभ कर दिया है। जहां आपने बात करी इंजीनियरों की, वास्तव में टेक्निकलिटी टेक्नोक्रेट इंजीनियरिंग लाइन से हमारे विभाग में सिंचाई विभाग के अधिकारी पानी आकाश पे भी चढ़ा सकते हैं, इतने योग्य अधिकारी हैं। तो किसान को खेत तक पानी पहुंचाने में कोई असुविधा नहीं है। और जो अब हाँ, ये इतना जरूर है, जब मिला था विभाग तो मैंने 32 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और 126 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है, अनुशासनिक कार्रवाई कर दी है। जिन पर अब ज़्यादा अभाव हो गया, जो कहा अभाव है, जिन पर आर्थिक आरोप नहीं थे, उन्हें मैं बिना सिफारिश के कुछ को बहाल भी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अब बड़ा कल्चर डेवलप हुआ है सिंचाई विभाग में। अधिकारी मतलब एक काम माहौल करना बनाया जानते हैं। आपने। अब माहौल बनाने का काम किया है। अब सिंचाई विभाग के अधिकारी काम पर चलने लगे। वो भ्रष्टाचार जो कर रहे थे वो भी अब वो काम पे वो करेंगे। वो भी आ गए। भ्रष्ट उन्हें लग गया कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है, युक्त नहीं है, तो इसलिए उनको भी अपना मन और मन ठीक करके काम करने का मन बना लिया, वो काम करने लगे। सर, एक सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपने टेक्नोक्रेट की बात की, टेक्नोक्रेट की बात की, और आपको नहीं लगता सर सिंचाई विभाग खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारता है? क्योंकि आईएएस चलाता है, इसका मुखिया आईएएस होता है, और आईएएस का टेक्निकल ग्राउंड पे काम करना कितना संभव है? क्योंकि आपको नहीं लगता कि इसका जो मुखिया होना चाहिए कोई टेक्नोक्रेट ही होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, आईएएस सरकार में 2 तरीके का सिस्टम होता है। एक शासन, प्रशासन और व्यवस्था। तो शासन में आईएएस रहना चाहिए। आईएएस को सारा ज्ञान होता है। आईएएस ऐसा नहीं, टेक्नोक्रेट भी आईएएस बनते हैं। उसमें हमारा प्रमुख सचिव तो इंजीनियर भी है, तो इसलिए मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। इंजीनियर को इंजीनियरिंग काम करना चाहिए, शासन को प्रशासन चलाने के लिए आईएएस को रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर, 2 आपकी एक जो प्लानिंग्स होती थी या इकाइयां कहा जाए, डिजाइन डायरेक्टरेट और इन्वेस्टिगेटिव एंड प्लानिंग विभाग, ये मृत प्राय हो गया है। इसके रिवाइवल के लिए क्या काम हो रहा है? हाँ, इसको हमने कुछ दिन पहले शोध और ये सब विभाग को एक्टिव करने के लिए एक्टिव रोल में आवे निर्देशित कर दिया गया है। अब सिंचाई विभाग डिफंग नहीं है। सिंचाई विभाग एक्टिव होकर काम कर, हर स्तर पर, हर सीट पर। पहली बार हमने शनिवार को भी काम कराया है। सारे अधिकारियों को नहरों पर दौड़ाया है। ड्रोन कैमरे से सफाई और सिंचाई का काम, चेकिंग का काम कराने का काम किया। मैं स्वयं बाढ़ में गया हूँ और 7 किलोमीटर घाघरा नदी में डीएम बाराबंकी, एसएसपी बाराबंकी और गोंडा के डीएम एसपी गोंडा को लेकर गया हूँ। तो ये सारे अधिकारी दौड़ने का काम कर रहे हैं। डीएम और एसपी भी हम इनको काम ले रहे हैं। बाढ़ में भी बहुत अच्छा काम हुआ। पहली बार योगी जी ने स्वयं जाकर बाढ़ राहत बांटने का काम किया, कहीं मुख्यमंत्री जी नहीं जाते थे। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता जन सुरक्षा है, किसान की सुरक्षा है, खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। सर, एक चीज़ देखी गई, आपकी सरकार खास तौर से ज़मीनों को लेकर, भूमाफिया और तमाम चीज़ों को लेकर, जो सरकार देख रही थी कि जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तमाम चीज़ें अतिक्रमण कर रखा है, उन लोगों को हटाया जाए। लेकिन सर, आपके विभाग में बड़ा मेहरबान हो गया है, जो नहरों पर कब्जा करके लोग रह रहे थे उनको मकान अलॉट करे जा रहे हैं। योगी सरकार गरीबों को उजाड़ नहीं रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है गरीबों को आवास उपलब्ध कराना।
जो 30 साल से 50 साल से 40 साल से बसे हुए हैं, वहाँ नहरें हमारी खेती के लिए नहीं हैं और ज़मीनों पर उन्होंने कब्जे करके मकान बना लिए हैं, तो उन पर जुर्माना करके सर्किल रेट पर हम उनको आवासीय व्यवस्था के लिए उन्हें हक दे देंगे, उसको डिमोलिश नहीं करेंगे। दूसरा दृष्टिकोण अभिषेक जी और बदलिए, जो माफिया हैं जिन्होंने कॉमर्शियल पर्पज से सिंचाई विभाग की ज़मीनों पर कब्जे किए हैं, उनको डिमोलिश भी करेंगे। जैसे शॉपिंग मॉल बना लिया। रिवर एक्ट है कि नदी की धारा को प्रवाहित करना, नदी की धारा को तोड़ना मरोड़ना, नदी में अतिक्रमण करना, नदी में कब्जा करना, ये दंडनीय अपराध है, बहुत भारी क्राइम है। तो इसके लिए हम ऐसे माफियाओं को जेल भेजने का भी काम करेंगे और उसको डिमोलिश करा के उसको ख़त्म कर देंगे। सर, वो जो नहरें सूख गई थी जिन पर टेल तक पानी नहीं पहुंचता था और उसी जमीन पर वो लोग रह रहे हैं, अतिक्रमण। देखिए, अपराध ये नहीं देखा जाता जात क्या है, ऊंच है या नीच है, या गरीब है या अमीर है। अपराध तो अपराध होता है, अतिक्रमण अपराध की संज्ञा में आता है। तो आपको नहीं लगता सर कि कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए था कि आगे के लोगों के लिए नजीर बने और इस तरीके के अतिक्रमण नहीं होने चाहिए? हाँ, ऐसा नजीर भी बना रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने कॉलोनियाँ बना दी। कॉलोनियाँ सिंचाई विभाग की ये विषय आपकी मैं बल प्रदान कर रहा हूँ। जहाँ कॉलोनी बनाकर लोगों से रुपया लेके बेच दी, उसको हम जेल भेजेंगे, क्योंकि वहाँ सिंचाई विभाग की नहरें तो रही नहीं, खेती तो हो नहीं रही, और उन्हें खाली करा देंगे, फिर कब्जे कर लेंगे। तो इसलिए जिन्होंने गलती की उनको दंड देंगे और दंड की व्यवस्था में पारदर्शिता रखेंगे। न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जिसने जितनी गलती की उसको दंड का प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से दंडित करेंगे ताकि मिसाल बने और कोई कब्जा ना करे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अब सिंचाई विभाग में सच्चाई दिखेगी। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और शख्सियत के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए लाइव टुडे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। थैंक यू सर।